आगे हम करेंगे राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति। राज्य परिषद की वास्तविक स्थिति क्या है, इसमें हम क्या करेंगे कि राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ब्रिटेन या भारत के मंत्रिमंडलों के समान गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। यानी कि भारत और ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उनमें उनकी गौरवपूर्ण स्थिति है, परंतु चीन में राष्ट्रीय परिषद को गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में जब तक मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक वह प्रशासन के संचालन और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। ओग और जिंक द्वारा 1954 के संविधान द्वारा स्थापित राज्य परिषद के संबंध में कहा गया है कि नवीन संविधान की राज्य परिषद पर भी पूर्णता लागू होती है। सामान्यतः परिषद साम्यवादी दल के पॉलिट ब्यूरो द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि करती है। आगे दिया है राज्य परिषद क्या एक संसदीय कार्यपालिका है, भी क्या इसे संसदीय कार्यपालिका का रूप प्रदान किया गया है। नए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति और जब जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तब चीन की राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है और उसके समक्ष अपने कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य मंत्रियों तथा अन्य आयोगों के अध्यक्षों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। आगे दिया गया है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग में क्या है, नए संविधान के अनुसार 93 में केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार यह आयोग देश की सेना का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा। किसका, केंद्रीय सैनिक आयोग, यानी कि सैनिक आयोग नाम से पता चलता है कि सैनिकों के लिए सेंट्रल, इसमें क्या है, सेना का नियंत्रण और निर्देशन करना। इस आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में जिम्मेदारी सभापति की होगी और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इसमें स्थायी समिति जो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उनकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। व्यवहार में सेना और साम्यवादी दलों के बीच संघर्ष की स्थिति जन्म न ले, यानी कि दोनों के बीच सेना और जो साम्यवादी दल हैं इनमें किसी तरह का संघर्ष न हो, इसके लिए राष्ट्रपति पद, साम्यवादी दल के महासचिव का पद और सैन्य आयोग के अध्यक्ष का पद, तीनों पदों पर एक ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की स्थिति अपना ली गई है। ये हमने किया चीन का जनवादी कांग्रेस दल, यानी कि चीन में जो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस दल की भूमिका, राष्ट्रपति के बारे में जाना, उपराष्ट्रपति के बारे में जाना, फिर हमने इसकी राज्य परिषद के बारे में जानकारी ली और राज्य परिषद का क्या एक संसदीय कार्यपालिका माना गया है, फिर इसका केंद्रीय आयोग के बारे में जाना। अब आगे हम करेंगे स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में क्या करेंगे हम, इसमें जानेंगे। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्विट्जरलैंड अनेक प्रभागों में बटा हुआ है, यानी कि अनेक प्रभागों में, यानी कि अनेक भागों में, प्रभाग होते हैं अनेक भागों में, जिन्हें कैंटन कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के जो प्रभाग हैं उन्हें कैंटन कहा जाता है। स्विस परिसंघ ऐसे 20 कैंटनों और 6 अर्ध कैंटनों का संघ है, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें 20 कैंटन और 6 अर्ध कैंटन, यानी कि आधे। स्विट्जरलैंड का संविधान 1874 से चला आ रहा है। इस संविधान के अंतर्गत संघीय सरकार को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं और अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों के पास दी गई हैं। यानी कि जो संघीय सरकार है उसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं और जो
जो माइनर, जिसे आप सामान्य शक्तियाँ बोलते हो, वो किसके पास है? कैंटनों के पास। कैंटनों से निचले स्तर पर 3000 से ज़्यादा कम्यून है। इनकी जनसंख्या 20 से 3.5 लाख तक है। 20 लाख से, यानी कि 20,000 से लेकर 3.5 लाख तक है। और कम्यून सभाओं और परिप्रेक्षा के माध्यम से यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया है। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में फिर संघीय सभा की व्यवस्था की गई है। संघीय सभा क्या है? स्विस संविधान यानी कि स्विट्जरलैंड के संविधान को स्विस संविधान भी कहा जाता है। संघ के स्तर पर संघीय सभा की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 सदन हैं। निचले सदन को राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है और उच्च सदन, यानी कि जिसे ऊपर का सदन बोलते हैं, उच्च सदन को राज्य परिषद या राज्यसभा कहा जाता है। अब इसमें 2 परिषद हुई, राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा या राज्य परिषद। अब निचले सदन को राष्ट्रीय परिषद, उच्च सदन को राज्य परिषद। इस राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य होते हैं, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सूची में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राज्य परिषद में 46 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय परिषद में 200 और राज्य परिषद में 46। अब आगे है संघीय परिषद। संघीय परिषद क्या है? संघीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति संघीय परिषद के हाथों में होती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिन्हें कभी कभी मंत्री कहा जाता है। ये सदस्य संघीय सभा के द्वारा इनके दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।